सभी का हो गया? ठीक है, जो आपने वर्क किया इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अब हम आज प्रॉपर पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन देखी थी कि पोषक तत्व क्या है, आहार क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। आज प्रॉपर देखेंगे कि डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन के इनर पार्ट क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर हैं और वो हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है। तो जो हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे जो स्टार्टिंग के 3 कंपोनेंट्स हैं मॉडर्न डाइट के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमारे आते हैं मैक्रो और इन्हें मैक्रोज भी बोलते हैं। फिर माइक्रो में जो नीचे के 3 हैं हमारे, उसमें से 2 मिनरल्स और विटामिन जो काफ़ी कम मात्रा में चाहिए लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनकी भी आवश्यकता है। वाटर क्या है? वाटर सभी के लिए ज़रूरी है। जल के बिना तो कोई भी चीज़ हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती है, ठीक है। लिक्विड के बिना, अगर लिक्विड ना हो, हमारे जीभ में जो सलाइवा है वो क्या है? लिक्विड ही है, जल ही है। तो जल होने के कारण ही भोजन की जब हम लोग फर्स्ट बाइट लेते हैं, पहला कौर लेते हैं, तो वो क्या होता है, उसको अंदर ले जाने के लिए भी हमें जल की ही आवश्यकता पड़ती है। चलिए ये देखेंगे भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व दिखाई दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि यही हमारे सामने हो तो हम समझेंगे कि हमारा भोजन फुल है, ठीक, एकदम लजीज लग रहा है देखकर। अब आते हैं, इसके बाद देखते हैं आराम से कि जो भोजन है हमारा वो कैसे काम करता है। तो भोजन के कार्य क्या है, क्योंकि काम कर रहे हैं हमारे शरीर में, तो कार्य क्या क्या है? एक शारीरिक कार्य भोजन का, एक सामाजिक कार्य और एक मनोवैज्ञानिक कार्य। और आध्यात्मिक कार्य अगर जोड़ दें तो क्या होगा? जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, वो आध्यात्मिक में कनेक्ट होगा। अब पढ़ेंगे हरदीप भैया। शारीरिक कार्य, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना, शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करना, शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन। ठीक, सबसे पहला शरीर का कार्य क्या है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास वो भी हो गया। शरीर के को रोगों से रक्षा प्रदान करता है, रक्षा होती है शरीर की। फिर शारीरिक क्रियाओं का संचालन भी होगा, नियंत्रण भी होगा और नियमन भी होगा, मतलब तीनों चीज़ें एक साथ होंगी। फिर है हमारा सामाजिक कार्य। क्या क्या है? सामाजिक कार्य में है भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक है। भोजन क्या है? आर्थिक स्तर का भी प्रतीक है कि कैसा हम भोजन ले रहे हैं, ये हमारा आर्थिक स्तर को भी सिंबलाइज कर रहा है। फिर भोजन दोस्ती एवं आतिथ्य का भी प्रतीक है। फिर भोजन में क्या है? भोजन के बहाने क्या होती है? दोस्ती हो जहाँ है वहाँ पे भी भोजन रखा जाएगा, आतिथ्य सत्कार है वहाँ पे भी भोजन, मतलब भोजन इसके कहा जाता है किसी भी रिलेशन को मेंटेन करना हो तो भोजन उसका एक कॉस्ट फैक्टर बन सकता है, अगर बहुत प्रेम से सम्मान के साथ भोजन करते हैं या कराते हैं। अब है मनोवैज्ञानिक कार्य। इसमें क्या है कि भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना। सभी को पता है संवेग क्या है? इमोशंस है। बोलेंगे मन भैया? डॉक्टर साहब एक मिनट है ना, आप सब लोगों में सुबह सीमा नाम की आईडी से किन्होंने ज्वाइन किया था? सीमा वार्ष्णेय जी को छोड़ करके। सीमा जी ने तो अपने नाम से किया ही था, उसके अलावा आप लोगों में से कोई व्यक्ति ऐसा था कि जिन्होंने सीमा नंबर से, सीमा के नाम से ज्वाइन किया? ऐसा था क्या कोई? गुरुजी मैं बताती हूँ, मैंने लैपटॉप से कनेक्ट करा है, इसलिए शायद आपके पास डबल वो आईडी आ रही है। नहीं सीमा जी, डबल आईडी तो आपके नाम, आपके फोटो वाली आ ही रही थी, उसकी तो बात ही नहीं है। उसके अलावा तीसरा एक सीमा कोई और था। अच्छा, वो नहीं पता। मैंने लैपटॉप से सीख रही हूँ बेटे से, तो मैंने उससे कनेक्ट किया था। ईमेल आईडी तो एक ही है ना आपकी? ईमेल आईडी? हाँ आईडी तो एक ही है। हाँ, तो सीमा कोई दूसरी है उस आईडी से, और वो जवाब नहीं दे रहे थे, तो हमें लगा पता नहीं किसी ने
दूसरे नाम से कोई ज्वाइन किया वैसे। चलो ठीक है, आपके बैच में तो कोई नहीं था। ठीक, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। तो भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना। जैसे प्रसन्न मन से अगर भोजन किया जाए तो ज़्यादा खाया जाएगा, जबकि खिन्न अथवा दुखी मन से कम भोजन किया जाता है। कुछ व्यक्ति तनाव को कम करने के लिए अधिक भोजन करते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति बिल्कुल ही कम खाने लगते हैं। इससे उनके तनाव पर प्रभाव पड़ता है और उन्हें तनाव से मुक्ति मिलती है। ठीक, ये एक ऐसा कारण है जो सबसे अधिक हम लोगों के जीवन में दिखाई देता है। पहले तो भोजन को संवेगों के द्वारा प्रकट करने का अर्थ क्या है। इमोशंस जो हैं, कभी आपने कितने लोगों ने ये रीड किया है, जो फीमेल हैं वो जल्दी इस बात को समझ जाएंगी। घर के बच्चे अगर बहुत गुस्से में हों, बहुत उन्हें गुस्सा आ रहा हो, और वो 1 घंटे 2 घंटे जितनी देर उनका गुस्सा चल रहा है, जितनी देर वो नाराज़गी प्रकट कर रहे हैं, यदि आप उनको किसी भी तरह से भोजन करा दो, किसी भी व्यक्ति को, ये आपको एक मनोविज्ञान बताते हैं, कोई व्यक्ति कितना ही क्यों ना वो नाराज़ हुआ, किसी भी बात पर हुआ, जितनी देर वो भोजन नहीं करता है उतनी देर उसका क्रोध बढ़ता जाता है, और जैसे ही वो भोजन कर लेता है उसका क्रोध शांत हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वो चबाता है, भोजन को ची करता है, तुरंत उसके जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ करता है। तो जब कोई व्यक्ति भोजन कर लेता है तो फिर उसका गुस्सा शांत हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति नाराज़ है तो हम सोचते हैं अरे वो अपने आप से नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, जब कोई व्यक्ति अपने बाहर का तो हम लोग नहीं मैनेज कर सकते, लेकिन अपनी फैमिली में कभी किसी कारण से भी कोई व्यक्ति नाराज़ हो तो पहले उसको शांत मना स्थिति के साथ भोजन करवा दें। दूसरा, किसी व्यक्ति से हमें कुछ भी कहना हो, पहले उसे भोजन करवा दें, उसके बाद अपनी बात रखें, तो वो समझ जाएगा। और भोजन नहीं किया है और पहले ही रख दिया है, ठीक, ये सबसे ज़्यादा फेस कौन करता है? घर की महिलाएं करती है। ठीक, वो जल्दी से तुरंत अपनी बात लगता है, बस घर के मेन पर्सन जो आए, जो भी है जेंट्स लोग, पहले अपनी बात व्यक्त कर दो, और जैसे ही बात व्यक्त कर दी फिर वो जितना अच्छा खाना बना था उसका स्वाद खत्म, अब समझ लो। ठीक, तो पहले क्या करना है कि पहले ये संवेग का अर्थ हुआ कि भोजन हमारी मना स्थिति को, भावनाओं को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो जब हम पहले भोजन करते हैं तो फिर हमारी जो सुनने वाली स्थिति है, फिर वो आपकी कम अच्छी बात भी है, उसमें भी हम उतना रिएक्शन नहीं दे पाएंगे जितना हम पहले देते हैं। तो वहाँ पे भी भोजन की ज़रूरत है। और जब कोई व्यक्ति किसी भी कारण से नाराज़गी व्यक्त कर रहा है, हो सकता है उसकी सही भी हो और हो सकता है गलत भी हो, लेकिन अभी जब हम फैमिली में होते हैं तो हम ये माइंड करके नहीं चलते हैं कि कारण क्या है। पहले हम ये सोचते हैं कि जो घर का माहौल है वो अच्छा हो, उसके बाद फिर हम कारण पर बात करेंगे। ठीक है, घर को, क्योंकि घर को मेंटेन करना इतना साधारण काम नहीं है कि वहाँ हम सोचें कि हम लीगल कानून बनाने लगे तो घर नहीं चलेंगे। ठीक है, वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं। वहाँ क्या है, पहले घर का वातावरण शांत हो, फिर अपनी बात जो हमें कहना और सुनना वो करें। तो ये क्या है कि अब स्ट्रेस लिखा है, आप कई बार हम लोग देखते हैं जब कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में होता है तो वो क्या करता है, ओवर ईटिंग करता है। और कई बार क्या होता है कि जब हमें बहुत स्ट्रेस होता है तो हम जितना कर रहे थे नॉर्मल भोजन, वो उसकी भी मात्रा, क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है भोजन करने से पहले कि हमारी मना स्थिति ठीक होनी चाहिए। हाइपोथैलेमस क्या है, यही सपोर्ट करता है, लेकिन वो सपोर्ट कब करेगा, जबकि हमने अपने जीवन में यौगिक लाइफस्टाइल बना रखा हो। कम से कम ना भी फॉलो कर रहे हो तो इतना तो हो कि हमने ये एक्सेप्ट कर रखा हो कि यौगिक लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा है हमारे लिए। तो यदि हमें इन बातों का पता है, पहले से हम समझते हैं, तो क्या होगा कि ये जो हम भोजन करने जा रहे हैं, इसको करने से पहले अपनी मना स्थिति को शांत करके फिर भोजन करेंगे, या फिर थोड़ा टाइम लेंगे, पानी पी लेंगे, टहल लेंगे, अपनी बातों को लिख लेंगे कि कैसे भी पहले अपने मूड को, जो मूड स्विंग हो रहा है उसको थोड़ा नॉर्मल कर लें और फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये क्या है, ये मनोविज्ञान है कि यदि हम भोजन के संदर्भ में इतना ही ध्यान रख लें कि पहले शांत हो जाएं फिर भोजन करें, या फिर क्या करें कि भोजन करके फिर अपनी बात के बारे में सोचें। अब दोनों तरह से हमें शांति चाहिए भोजन करते समय, तो क्या होगा, ना तो हम ओवर ईटिंग के शिकार होंगे और ना कम के।
कि हमें एक्सेस भी नहीं करना पड़ेगा और ये भी नहीं है कि बिल्कुल हम छोड़ दें, तो दोनों का संतुलन बना रहेगा। क्योंकि यदि आप ईटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप जिस कारण से परेशान हैं वो परेशानी को आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम चबाते हैं, क्यों हम लोगों को बोला जाता है 32 टाइम्स च्यूइंग करना है, क्योंकि 32 टाइम च्यूइंग करने का मतलब है कि जितना हमारा सलाइवा सिक्रेट होता है उतना हमारे ब्रेन के दोनों साइड एक्टिवेट हो जाते हैं, लेफ़्ट और राइट। और लेफ़्ट और राइट ब्रेन जब एक साथ एक्टिवेट होते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक हमारा पॉजिटिव सिग्नल सभी नीचे के ग्लैंड्स को दे देती है, जिसके कारण पूरी बॉडी के हार्मोन्स पॉजिटिव मैनर में वर्कआउट करते हैं। और जैसे पूरी बॉडी के सभी हार्मोन्स पॉजिटिव मैनर में वर्कआउट करते हैं, बस आपकी समस्या जैसी थी वो वैसी ही है, लेकिन अब उसको टैकल करना आसान हो जाए। ठीक, ये क्या है, भोजन के संबंध का मनोविज्ञान था। अब देखेंगे, पढ़ेंगे हेमंत हरदीप भैया। हरदीप भैया माइक अनम्यूट करेंगे। सॉरी मैम। वैज्ञानिक कार्य सुरक्षा की भावना के रूप में। भोजन सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। घर से बाहर यात्रा या भ्रमण के दौरान अगर जान पहचान एक मिनट। भोजन सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। घर से बाहर यात्रा या भ्रमण के दौरान अगर जान पहचान भोजन ना इसको नहीं भोजन के दौरान यदि कोई जान पहचान वाला मिलता है तो उससे सुरक्षा की अनुभूति होती है। अब ये जान पहचान का मीन्स हुआ कि जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ यदि हम भोजन करते हैं तो उससे हमें सुरक्षा की अनुभूति होती है। थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो गया है। ठीक, फिर है माँ द्वारा खिलाया गया भोजन बच्चे को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि उसी बच्चे को वही भोजन अगर दूसरे व्यक्ति खिलाते हैं तो उसे वह सुख नहीं मिलता है, प्राप्त होता है, फलतः बच्चा ढंग से खाना नहीं खा पाता है। ठीक, इसको तो सभी लोग समझ सकते हैं। क्यों बोलते हैं कि घर का भोजन सबसे अधिक अच्छा होता है? कितने लोगों को पता है जो 5 स्टार होटल भी हैं और भी बड़े बड़े जिनके होटल चल रहे हैं, वो लोग भोजन अपने होटल का खाते हैं या घर का खाते हैं? खाना पता है ये बात कि नहीं पता? घर का ही खाते हैं, वो दाल चावल रोटी खाना पसंद करते हैं। ठीक, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना स्टैंडर्ड किस में मेंटेन कर रहे हैं? जब बाहर खाने चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन बातों को समझना होगा कि वो एक बिजनेस है, रन आउट हो रहा है उनका। ठीक है, वो ये नहीं कि वो हमारे पोषण के लिए होटल में भोजन बना रहे हैं। तो ये क्या है कि भोजन को यदि किचन में बनाया जाए, हम अभी तक सब चीज़ों के फीमेल के फेवर में हैं, वो सब कुछ करें, लेकिन बस एक चीज़ में रुक जाते हैं कि भोजन वो खुद बनाए। चाहे वो सब काम सबसे अपने सर्वेंट से करवा लें, लेकिन जो किचन में बनाना होता है ना वो खुद करें। क्योंकि वो जब हम करते हैं ना, और पहले क्या होता था, एक फैमिली को बांधने के लिए एक फैमिली एक ग्रुप में चलती थी, पूरा एक साथ काम कर रही होती थी, तो उसका एक बेसिक कॉस्ट फैक्टर था कि फीमेल खाना खुद बनाती थी। जब हम खुद खाना बनाते हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इन-लॉज के लिए और अदर जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ऑटोमेटिक फिर हम क्या सोचकर बनाते हैं कि खाना अच्छा बनना चाहिए, प्रेम से बनना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब हम लोग देख देख कर लोगों से बस यही इम्प्रेस हो रहे हैं कि सब बाहर जा रहे हैं खाने, या फिर ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर वाला खाना तो ऐसा लगता है कि वो कब बनाते हैं, क्या रखते हैं, लेकिन अब या जो लोग खाते वही ज़्यादा समझेंगे कि क्या उसमें कितने पोषक तत्व उन्होंने डाल रखे हैं। तो भोजन के संबंध में मनोविज्ञान यही है कि भोजन के 3 कारण हमने बताए थे। अगर उनके मनोविज्ञान को ठीक रखना हो, पहला, बहुत ईमानदारी से भोजन कमाया गया हो, मतलब धन कमाया गया हो, उससे भोजन की व्यवस्था हो। दूसरा, बहुत प्रेम के साथ भोजन बनाया गया हो। तीसरा, शांत मना स्थिति के साथ भोजन किया गया हो। ये कंप्लीट मनोवैज्ञानिक कारण है जो अभी हमने 3 बोले। तो ये क्या है, ये हमारी पूरे जो हमारी मना स्थिति है, भावनात्मक जो हमारी स्थिति है, उन सबको स्ट्रॉन्ग करेगा और सुरक्षा की भावना भी मिलेगी। क्योंकि जैसा व्यक्ति हमें जो बना के दे रहा है, तो वो सुरक्षा उसमें हमें खुद ही फील होगी कि हमारा मित्र हमें भोजन करा रहा है, तो वो कौन सी भावना मिल रही है, हमारी माँ हमें भोजन करा रही है, हमारी वाइफ हमें भोजन करा रही। तो ये क्या, पूरा मनोवैज्ञानिक एक
हमें इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है अपने शरीर और मन पर। अब पढ़ेंगे अपर्णा मैम, एक एक करके आज सभी पढ़ेंगे। अपर्णा मैम कहाँ है? जी मैं रास्ते में हूँ, लेकिन मैं पढ़ पाऊंगी। भोजन का प्रयोग बल यानी फोर्स के रूप में। इतिहास साक्षी है कि भोजन का प्रयोग बल के रूप में किया जाता है। दुश्मनों को भोजन की प्राप्ति न होने देकर आसानी से लड़ाई जीती जाती है। व्यक्ति को समर्पण करवाने के लिए उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। इस प्रकार किसी संस्था के विरुद्ध विद्रोह को दर्शाने के लिए कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल की जाती है। परिवार में भी बच्चों को सजा अथवा इनाम देने के लिए भोजन का प्रयोग किया जाता है आदि। ठीक है, ये सभी परिचित हैं इन बातों से, तो इस पर हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। आगे देखेंगे। पढ़ो नहीं? पढ़ेंगे पढ़ो। पोषण एवं चयापचय, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। स्वस्थ एवं सशक्त शरीर का निर्माण उचित पोषण पर और उचित पोषण भोज्य पदार्थों की भरपूर पूर्ति पर निर्भर रहता है। ये भोज्य पदार्थ हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए भोजन को जीवन की एक अपर्णा जी एक प्रकार रुकिए, अभी आप असहज होकर पढ़ रहे हैं तो चिंता ना करिए, अपन बहुत सारे लोग हैं, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ, परेशान मत होइए। हेमंत भैया किसी और से पढ़वाते हैं, या तो सोनिया मैम, जो लोग भी हैं एक एक, ताकि सब अवेयर हो जाए पढ़ते समय। पढ़ेंगे। सोनिया मैम पढ़ सकते हैं? चलो प्रकट नहीं है, प्रकट हो जाओ, वो कर दूंगा। सोनिया जी पढ़िए। चलिए फिर मीता मैम आप पढ़िए। ठीक है। पोषण एवं चयापचय। स्वस्थ एवं सशक्त शरीर का निर्माण उचित पोषण पर और उचित पोषण भोज्य पदार्थों की भरपूर पूर्ति पर निर्भर रहता है। ये भोज्य पदार्थ हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए भोजन को जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं में प्रथम स्थान दिया गया है। भोजन द्वारा ही शरीर में कुछ ऐसे पदार्थों की पूर्ति भी होती है जो भोजन को शरीर में स्वांगीकरण यानी शरीर को लगना, एसिमिलेशन करने के लिए तथा शरीर के तंत्रों को सही और सक्षम बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की वृद्धि एवं उनके पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ को प्राप्त करता है और उनका उचित उपयोग करता है। इसको वापस पढ़ना। भोजन के तत्व। स्वस्थ जीवन के लिए हमारे भोजन के कुछ विशेष भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। इन तत्वों को भोजन के विशिष्ट अवयव, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। इन तत्वों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं तथा ये शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। ये तत्व निम्नलिखित होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा यानी कि फैट, खनिज लवण, मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिन और जल। ये सभी को लगभग पता है, जो हमारे 6 कंपोनेंट है डाइट के। कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत शर्करा, स्टार्च, मांड एवं सेल्यूलोज आते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोजक होते हैं तथा इनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोजक होते हैं तथा इनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जल के समान अनुपात में रहती है। इनसे शरीर में ऊष्मा एवं ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है तथा ऊतकों का निर्माण होता है। लैक्टोज एवं ग्लाइकोजन के अतिरिक्त अधिकांशतः कार्बोहाइड्रेट वनस्पतीय भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इनके स्रोत निम्नलिखित हैं: अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, जौ आदि; दालें, मटर, सेम, मसूर आदि; भूमिगत सब्जियां, ट्यूबर्स, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि; फलों में केला, सेब आदि फलों का रस, चीनी, शहद। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, इसे क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट किस में मोस्टली जो अनाज वाली चीज़ें हैं किचन में, जो हम भोजन में यूज़ करते हैं, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट है।
स्टार्च वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा पार्ट है वो आलू, चुकंदर, शकरकंद, ये कौन सी जो सब्जियां ज़मीन के नीचे प्रॉपर फॉर्म में हैं और ऊपर उनकी जड़ें हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे आलू ऐसे ही उगता है, अगर पता होगा, चुकंदर भी ऐसे ही और ऐसे ही वो शकरकंद है। फिर फल में क्या है, केला, सेब और फलों का रस, चीनी, शहद। नीचे वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग कितनी कैलोरी प्राप्त होती है हमको, 4। आगे देखेंगे। प्रोटीन सभी भोज्य पदार्थों में सर्वाधिक जटिल पदार्थ है। ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें प्रायः नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि ये ही केवल ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें नाइट्रोजन तत्व रहता है। ये जीवित प्रोटोप्लाज्म के निर्माण हेतु आवश्यक हैं। प्रोटीन के स्रोत: मनुष्य प्रोटीन पौधों से तथा पशुओं के मांस, दूध तथा अंडे से पाता है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के संयोजन से बनी होती है। इन अमीनो एसिड्स की संख्या लगभग 22 होती है, जिनमें से 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो उचित पोषण के लिए नितांत अनिवार्य होते हैं। इन्हें अनिवार्य अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। ऐसे प्रोटीन्स जिनमें सभी 10 अनिवार्य अमीनो एसिड्स उचित अनुपात में विद्यमान हों, उन्हें पूर्ण प्रोटीन्स कहते हैं। उदाहरणार्थ एल्ब्यूमिन, मायोसिन, कैसीन आदि। जिन प्रोटीन्स में सभी 10 अमीनो एसिड्स विद्यमान नहीं होते हैं, उन्हें अपूर्ण प्रोटीन्स कहते हैं। उदाहरण जिलेटिन, ल्यूटीन, लेम्यूनिन आदि। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 मिनट, ये जो ऊपर लिखा था एल्ब्यूमिन होगा, ठीक है, हाँ, वो ला लगेगा यहाँ, ठीक है। इसमें भी हमने देखा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उससे भी हमें कितनी कैलोरी 1 ग्राम में प्राप्त हो रही थी, 4 कैलोरी। और जब हमने प्रोटीन को देखा, यहाँ पे भी 4 कैलोरी ही हमको मिल रही है। फिर प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, एक जो सब्जियां हैं, वनस्पतियां, उनसे भी मिल रहा है। दूसरा प्रोटीन जितने हमारे जानवरों से संबंधित, एनिमल से रिलेटेड है, वो दूध हो, मिल्क प्रोडक्ट हैं, तो भी प्रोटीन मिल रहा है। और यदि हम उनका मीट वगैरह ले रहे हैं, नॉनवेज जितना है, वो भी सब क्या है, एनिमल से मिलने वाला प्रोटीन ही है। आगे देखेंगे फैट्स में। वसाएं, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट के समान वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा इसमें दुगनी ऊर्जा या शक्ति प्रदान करने की क्षमता होती है। पाचन क्रिया के दौरान वसाएं वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल में विभक्त होकर अवशोषित हो जाती हैं। वसा को पचाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट्स के अभाव में यह अधपचा रह जाता है और ऊतकों में एसीटोन उत्पन्न हो जाता है, जो रक्त में मिल जाता है। यह एसीटोन पेशियों में थकावट व सिरदर्द पैदा कर देता है, और यदि यह अधिक मात्रा में विद्यमान हो तो रक्त की प्रतिक्रिया बदलकर रक्त अम्लता, एसिडोसिस नामक स्थिति पैदा कर देता है, जो मूर्छा और मृत्युदायक भी हो सकती है। वसाएं एनिमल फैट्स एवं वेजिटेबल फैट्स दोनों की पदार्थों से प्राप्त होती हैं। वसाओं के कार्य: ऊर्जा एवं ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। शरीर के कुछ अंगों जैसे गुर्दों, आंखों आदि को सहारा देती हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के का परिवहन एवं भंडारण करती हैं। कोलेस्ट्रॉल एवं स्टेरॉइड हार्मोन्स का शरीर में संश्लेषण करती हैं। 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक सामान्य वयस्क के लिए प्रतिदिन 35 से 60 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, वहाँ कितने 1 ग्राम में कितनी हमको कैलोरी मिल रही थी, 4। अभी जब हम यहाँ देख रहे हैं फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरी किससे मिलती है, फैट से। और सभी को पता है कि अगर यदि हम दूध, दही, घी, या ये बोले घी डायरेक्ट बोलें, या जो चीज़ों में ऑयल वगैरह अधिक यूज़ करते हैं, तब हमारे शरीर में का जो मसल्स हैं वो सब बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, या वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो वसा है वो हमें हाई क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए फैट, और दूसरा मात्रा उसकी ठीक होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा हाई क्वालिटी का फैट कौन सा माना जाता है, गाय का देशी घी। वो एक ऐसा फैट है जिसको आप अधिक मात्रा में भी लेंगे तो भी आपका ना तो वेट बढ़ेगा, ना आप किसी तरह का आपको नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि गाय का जो घी है देशी, ये ध्यान रखिए, गाय जर्सी गाय की बात नहीं कर रहे हैं,
जो देसी गाय है, ठीक है। पहले लगभग वही होती थी घरों में, जो लोग भी रखते थे। तो देसी गाय का जो घी है उसका जो फैट है वो हाई क्वालिटी का आता है, ठीक। बाकी जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सा फैट है, जो हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं वो, और जिसको हम बार बार एक बार गर्म किया फिर दोबारा गर्म किया, वो उससे भी अधिक नुकसानदायक है। और जब बाहर इस समय क्यों हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है, किडनी या डायबिटिक पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो फैट यूज़ कर रहे हैं, जो वसा है, वो बाहर का जो भोजन है उसमें कई बार वो रिपीट कर देते हैं। तो हमें तो कुछ पता नहीं, बस हमें हमारे सामने एक अच्छी पैकिंग में फूड आ गया तो बस हमें लगा वो ठीक है। तो इसमें वसा में यही ध्यान रखना है। दूसरा, विटामिन ए, डी, ई और के ये किस में घुलनशील है, वसा में। और जल में कौन कौन घुलनशील है, सी और डी जल में घुलनशील है। चलिए, कुछ पूछ रहे थे तब? मैम मैं ये पूछ रही थी कि उसमें प्रोटीन का हमको डेली कितना इंटेक होना चाहिए, जैसे इसमें वसा का लिखा है 35 से 60 ग्राम, तो प्रोटीन कितना लेना चाहिए डेली? अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें नीचे आएंगी, नहीं आती तो फिर हम अपने मन से डिफाइन करें, वैसे है मेरे समझ से, ठीक है। खनिज लवण जैसे मिनरल सॉल्ट्स, खनिज लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम के क्लोराइड, कार्बोनेट और फॉस्फेट मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहते हैं, जिनका उपयोग चयापचय के नियमन में होता है। वयस्क शरीर भार का लगभग 4 से 5% भाग खनिज लवणों से ही निर्मित होता है। कुछ खनिज लवणों जैसे आयोडीन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, आयरन तथा मैंगनीज की शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इन्हें माइनो मिनरल तथा अथवा ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है। यद्यपि ये माइनो मिनरल्स शरीर में तथा भोजन में केवल सूक्ष्म मात्रा में विद्यमान रहते हैं, फिर भी इनकी उपस्थिति उचित चयापचय के लिए अनिवार्य होती है। विटामिन सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनकी शरीर को चयापचय के नियमन के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। बहुत से विटामिन शरीर में प्रवेश करने के उपरांत सह एंजाइम कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाती हैं। ये विशेषकर उन एंजाइम्स को सहारा देती हैं जो चयापचय के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इनसे स्वयं ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती और न ही ये शरीर का निर्माण करते हैं, बल्कि ये शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखते हैं। इनके अभाव में रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन का रोल क्या है, एक महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन इनकी मात्रा कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। विटामिन की भी मात्रा कम हम लेंगे और जो हमारे मिनरल्स हैं उनकी भी मात्रा कम होगी। दूसरा, विटामिन हमारी सहायता कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने में सहायता करते हैं और इनके अभाव में रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, वहाँ किसकी सबसे अधिक ज़रूरत पड़ेगी? जो अभी हम 6 कंपोनेंट देख रहे हैं, इनमें किन किन कंपोनेंट्स की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ेगी? प्रोटीन की, मिनरल्स की और विटामिन की, प्रोटीन ठीक है। प्रोटीन ये सब आएंगे, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे शरीर को स्वस्थ रखने में, तो जब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, ये शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने में सहायता, इसके अभाव में रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो जब रोग की बात आती है तो रोग का अटैक किसकी कमी से होता है? विटामिन, ठीक है। विटामिन से भी कह सकते हैं, या हम लोग ये कह दें कि एंटीजन अधिक होते हैं तब, या एंटीबॉडीज़ की लैकिंग हो रही है। तो एंटीबॉडीज़ की जब बात कर रहे हैं तब फिर वहाँ पर ये सभी चीज़ें आएंगी, विटामिन और जो मिनरल्स हैं। फिर क्योंकि वो सूक्ष्म है और वो सभी एक छोटे फॉर्म में है, लेकिन सब मिलकर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काम करते हैं। सॉलिड फॉर्म में 3 चीज़ें, जो स्टार्टिंग के 3 कंपोनेंट्स हैं उनकी आवश्यकता है शरीर को, और जो सूक्ष्म लेवल पे चाहिए, सटल फॉर्म में चाहिए या कम चाहिए, कम मात्रा में, वो हमें 2 चीज़ें चाहिए, मिनरल्स और विटामिन। और वाटर का इंटेक क्या है, वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि वाटर कितना है शरीर में हमारे 70%, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में तो सबको आ रहा है कि पूरे शरीर में सबसे अधिक ज़रूरत किसकी है?
जल की, वाटर की, जल की, ठीक है। क्योंकि जल जब हमारे शरीर में सही मात्रा में होगा तभी हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें हम ले रहे हैं वो डाइजेस्ट होंगी। जब जल शरीर में सही मात्रा में नहीं होगा तो जो कुछ हम ले रहे हैं वो सही मात्रा में पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि जल ही क्या है हमारे शरीर में ब्लड के फॉर्म में, ठीक है। ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन जब मिलेगी तब हमारे शरीर में ऊर्जा आएगी, पूरे शरीर को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स विटामिन्स 6 प्रकार के होते हैं, ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एवं के। इनमें से अधिकांश विटामिन शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्हें हम संतुलित आहार से प्राप्त करते हैं। विटामिन मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एवं के, शॉर्ट कोड केडा। जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल विटामिन सी एवं बी कॉम्प्लेक्स। इसमें अब देखेंगे केडा से ये याद हो जाएंगे आपको, है ना। ए बी कौन सा था ऊपर, ए डी ई के, है ना। इसको उल्टा पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, वरना याद हो ना हो इसको केडा से याद कर लो। शॉर्ट का कोड बना दिया आपका ना। ये भी कर सकते हैं, या फिर क्या करें कि बी और सी को जल में घुलनशील बता दें, ठीक है। बाकी सब किस में होगा, वसा में होगा। ये भी एक तरीका, दोनों में से जो सुटेबल लगे। अब देखेंगे इसको, अब यहाँ सब सिंसियर होके बैठेंगे, क्योंकि अभी तक जो पढ़ रहे थे वो लगभग सब परिचित थे, बस एक रिवीजन था। अब यहाँ से आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। विटामिन ए मुख्य स्रोत कैरोटीन। कैरोटीन जो विटामिन का पूर्वगामी रूप है, गाजर, हरी पत्तियों वाली सब्जियों, फलों, केला, आम, पपीता, संतरे आदि, यकृत, तेल, दुग्ध उत्पाद, पनीर, घी, मक्खन में पाया जाता है तथा शरीर में पहुंचकर विटामिन में परिवर्तित हो जाता है। इसका मुख्य कार्य है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के संश्लेषण के लिए, उपकला की सामान्य संरचना को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, अस्थियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है तथा संक्रमणों से शरीर की रक्षा करता है। नेत्रों की रेटिना की शलाकाओं नोड्स में पाए जाने वाले रंजक रोडोप्सिन को निर्मित करता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले प्रभाव, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, कार्निया शुष्क हो जाता है तथा उसमें घाव बन जाते हैं। श्लेष्मिक कलाएं, इसको क्या बोलेंगे मैम? एक्सरोपैथेलेमिया। श्लेष्मिक कलाएं विशेष रूप से अस्वस्थ हो जाती हैं। वृद्धि अवरोध, संक्रमण के प्रति प्रतिरोध की शक्ति कम हो जाती है। शुष्क शेष, ड्राई हेयर, थकान आदि। विटामिन ए की अधिकता के प्रभाव, वमन, सिर दर्द, भूख का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा का उतरना, लंबी हड्डियों के सूजन, लीहा एवं यकृत का बढ़ जाना, जगह जगह से बालों का झड़ना, हड्डियों में दर्द और उनका मोटा पड़ जाना। इसको सभी ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे विटामिन ए का जो रासायनिक नेम है कैरोटीन है, ठीक। फिर विटामिन ए में कौन कौन सी चीज़ पदार्थ में विटामिन ए पाया जाता है। सेकंड क्या है, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है। थर्ड में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। फोर्थ में क्या है, अगर अधिकता के प्रभाव से अगर अधिक भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो ये विटामिन ए से संबंधित हमने पढ़ा। बोलेंगे मीता मैम? मैम ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? ये हैं जो जिन फलों, जैसे हमारे कहते हैं इसमें कई ऐसे शायद 5 है मेरे समझ से। जैसे ये होता है क्या बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी सब्जियां हैं या जो फल हैं जिनमें मीठापन भी है और हल्का सा खट्टापन भी है, ठीक है, वो ऐड किए जाते हैं इसमें, जिसमें मीठापन भी है और हल्का सा खट्टापन भी है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारी उपकला है जो स्किन से रिलेटेड है, उनको कहते हैं स्किन को ठीक रखने के लिए ये आवश्यक है। आपने देखो जब गाजर वगैरह दिया जाता है, गाजर ऊपर देखेंगे सबसे पहले गाजर आता है, हरी पत्तियाँ। ये क्या है, स्किन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो स्किन की प्रॉब्लम मोस्टली कब आती है, जब हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन कम होना होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन को पूरा करने के लिए सबसे पहले विटामिन ए काम करता है। और इस विटामिन ए में क्या है कि जिसमें खट्टी भी चीज़ें हों, हमारे खट्टापन भी हो और मीठापन भी हो,
तो वो विटामिन ए क्या करता है हमारे इस शरीर में, इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा था लेकिन आप सब पढ़ चुके हैं कि जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं या विटामिन ए को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए है जिससे हम जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। फास्ट अगर हमें अपने शरीर की रिकवरी चाहिए तो विटामिन ए हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, अब सब लोगों के क्वेश्चन के आंसर हम नहीं देंगे, सब लोग रखे रहेंगे। जैसे ही हम इसको पूरा करेंगे वैसे हम तुरंत ले लेंगे, क्योंकि आज इसको कंप्लीट करना है। सब लोग नोट करते जाएंगे, जैसे इसको कंप्लीट करेंगे फिर हम सबके क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखो, फिर ध्यान रखेंगे इसमें से क्या क्या चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। विटामिन ए के सोर्स क्या हैं हमारे, फिर विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है, वो बस इतना ध्यान रखेंगे, जो हमारी स्किन को सपोर्ट करता है और हीमोग्लोबिन को सपोर्ट करता है। ठीक, फिर थर्ड में क्या है, कौन से रोग होते हैं, तो सबको पता है रतौंधी ब्लाइंड नाइट जो होता है हमारा, ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर अधिकता होगी तो भी हमें सभी को पता है ना, कोई भी विटामिन यदि हमारे शरीर में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट जो 6 कंपोनेंट है, इवन उसमें जल को भी बोल रहे हैं, 6 के 6 की बात कर रहे हैं, 6 के 6 की, इनमें से अगर कम होने से हमारे शरीर को नुकसान होता है तो इनके अधिक होने पर भी नुकसान होगा। जो लोग ज़रूरत से अधिक पानी पीते हैं तो फिर क्या होता है, जो हमारे पोषक तत्व हैं वो भी यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना लेना। और आपको सभी को एक जानकारी खुद में भी रखनी चाहिए, जिस समय आपके शरीर को जिस चीज़ की नीड होती है उस टाइम पे आपका वही खाने और पीने का मन करता है। बस वो लोग थोड़ा उनके लिए अवेयरनेस रखनी, उन्हें अवेयरनेस रखनी है। वो नहीं, जंक फूड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं इस टाइम पे तो यही चल रहा है ना कि चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग कुछ भी अपना खा लो। तो आप है ना इनको क्लियर कहते हो और अच्छे से बता दो, नहीं तो मेरी क्या पिज्जा और पानी मुझे खाएंगे। बोले जब मेरे खाने की इच्छा हो रही, यानी बॉडी को नीड है। 3-4 दिन के बाद एक लड़के से लड़की से दोनों से पूछा जो आए दिन फास्ट फूड खाते थे, 7 दिन एक शिविर में भेजा, 8वें दिन उनसे पूछा, मैंने कहा क्या लगा, कैसा रहा, बोले बस वहाँ पिज्जा की याद आती। अरे मैंने कहा भले आदमी ध्यान सीखा, उसका अनुभव तो बता। बोले वो क्या कमजोरी सी फील हो रही थी, पिज्जा अंदर गया ही नहीं, वो नसों में क्या वो पास्ता पिज्जा वो बर्गर यही बसा हुआ है। तो फिर वहाँ ध्यान भी करता था तो मुझे क्या पानी बतासे की पिज्जा की इनकी याद आती थी, तो कमजोरी काफी आ गई। मैंने कहा तो इसलिए नहीं, दोनों लोगों ने सही बताया, क्योंकि ऐसे ही लोग ध्यान साधना कर रहे हैं। डाइट में कोई सुधार नहीं, जीवन में कोई सुधार नहीं। और जब हम ध्यान साधना करेंगे तो वहाँ आपको लाभ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना भी हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले किस पर ध्यान देना है, अपनी डाइट पर, अपनी दिनचर्या पर। ठीक है, उसके बिना आप चाहे जितना कोशिश कर लें आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो जैसे हम डाइट का ध्यान रखते हैं तो वैसे हमारी मनस्थिति ठीक होने लगती है। फिर दिनचर्या का ध्यान रखते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगती है, बॉडी हमारी कुछ नया करने को, सीखने को तैयार हो जाती है। तो बस इतना ध्यान रखें कि जब भी हम कुछ बात करें हम लोग खाने पीने की, तो यहाँ खाने पीने से संबंधित हेल्दी फूड से है। ठीक है, जंक फूड्स की बात यहाँ कहीं कनेक्ट नहीं हो रही है। पढ़ेंगे आगे। विटामिन डी एंटी रैकेटिक विटामिन, यकृत दूध विटामिन डी त्वचा में स्थित अगेस्टेरॉल पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों की क्रिया से भी बनता है। पाचक नली से कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ावा देता है। हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम के जमाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। हृदय क्रिया को सामान्य बनाए रखता है। बच्चों में बालास्थी विकार रिकेट्स, वयस्कों में अस्थि मृदुता ऑस्टियोमैलेशिया, दंत क्षरण डेंटल कैरीज, दस्त, अनिद्रा, स्नायविकता, नर्वसनेस, ये इससे दूर होती है मैम। इससे तो ना दूर ये इसके लाभ है ना मैम बच्चों में, या इसकी कमी से होने वाला रोग है ये? एक मिनट, ये यहाँ से एक बार ऊपर से पढ़िए फिर हम कनेक्ट करें। बच्चों को बालास्थी यहाँ से पढ़िए। बच्चों में बालास्थी विकार रिकेट्स, वयस्कों में अस्थि मृदुता ऑस्टियोमैलेशिया, दंत क्षरण डेंटल कैरीज, दस्त, अनिद्रा, स्नायविकता, नर्वसनेस। फिर है वमन, दस्त, सुस्ती छाए रहना, बाल गिरने लगना, वजन में कम होना, कोमल ऊतकों में कैल्सिफिकेशन हो जाना, गुर्दे खराब हो जाना। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारी किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन डी। विटामिन डी। ठीक है, अब कुछ मिता में कुछ पूछ रहे थे, हम उस बात को प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाए।
नहीं, अब समझ में आ गया मैम। ये जो बच्चों में बालास्ते रिकेट्स वगैरह है, ये इसकी कमी से होते हैं। कमी से होंगे। और ये ज्यादा हो जाएगा तो ये वमन और दस्त और सुस्ती ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमी से क्या हो रहा है, विटामिन डी। और विटामिन डी का अगर हम कोई सोर्स देखें, सबसे अच्छा क्या है? सनलाइट। सबसे अच्छा है सनलाइट, विटामिन। एक सेकंड डॉक्टर, एक सेकंड अभी एक बार ध्यान से सुने। ये 4 जो कॉलम है ना विटामिन के बाद वाले, जो पहले नंबर पर अपन ने पहली शीट में देखा था ना, वही है सारे। कौन सा है? पहला जो कॉलम है वो मुख्य स्रोत का है। दूसरा भाई ये विटामिन किससे मिलते हैं, मुख्य क्या सोर्स है। सेकंड है मुख्य कार्य क्या है इनका, फंक्शन। मुख्य कार्य, एक एक विटामिन के 50 कार्य हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य 2-3 कार्य लिखे। फिर क्या इनके अगर कमी हो जाए तो ना, लैक ऑफ विटामिन ए तो क्या हो जाएगा, और एक्सेस ऑफ विटामिन ए तो क्या हो जाएगा। तो ये चारों कॉलम हर पेज में यही चलेंगे, 8 पेज है ना, और आगे तो इन सब में ऊपर के कॉलम आप सेम कॉपी मानना, ठीक है, बाकी सब अलग अलग। जी देखो, इसको ऐसे समझ ले, अभी हम लोग ने पहले भी बात की थी कि कमी से भी हमें दिक्कत होगी, शरीर में समस्या होगी, और अधिकता से भी समस्या होगी। ठीक है, अगर अधिक बढ़ जाएगा तो भी हमें प्रॉब्लम्स होंगी, और कम होगा तब भी प्रॉब्लम्स होंगी। बस इसमें जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। बच्चों में पूछा जाता है कौन सा रोग होगा विटामिन डी की कमी से, और बड़ों में कौन सा। ठीक, ये एक दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रिकेट्स हो गया, और बड़ों में जो हो रहा है हमारा वो जैसे ये हम जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस वगैरह है, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, तो बड़ों में दर्द होगा, वो भी प्रॉब्लम है, शरीर के में कुपोषण ही है, कमी है। ठीक है, और बच्चों में भी वही है। बच्चों में क्या है कि बच्चों में कई तरह से होती है, तो उनकी समस्या जब होती है तो उनका पूरा जीवन प्रभावित होता है। बड़ों में क्या है, आगे आकर समस्या होती है तो पूरा जीवन प्रभावित नहीं होता है, बस इनके बीच में ये अंतर होता है। पूछा जाता है कि अगर बड़ों में विटामिन डी कम है और बच्चों में विटामिन डी कम है, तो इन दोनों के विटामिन डी कम होने से प्रभावित कौन सबसे ज़्यादा हुआ है, नेगेटिव में कौन प्रभावित हुआ है? बच्चे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि बच्चों को जन्म से, वो स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम आ रही है। और बड़ों में क्या है, एक टाइम के बाद है, उनके खान पान ठीक ना होने की वजह से। और कई बार होता है बड़े लोग धूप में नहीं जा सकते, नहीं चल फिर रहे, वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, और कई चीज़ें होती, खान पान में भी कम, तो बड़ों में ये प्रभावित हो रहा है, बड़ों को भी प्रभाव डाल रहा है नेगेटिव में। लेकिन ये पूरा अगर टोटल में देखें किसको अधिक प्रभावित हुआ या किसका जीवन अधिक प्रभावित हुआ, तो विटामिन डी से बच्चों का जीवन प्रभावित होता है। पढ़ेंगे नेक्स्ट। विटामिन ई, टोकोफेरॉन। इसके स्रोत हैं पत्तेदार हरी सब्जियां, अंकुरित गेहूं, यकृत, अंडे, मूंगफली, जैतून एवं नारियल के तेल आदि। इसका कार्य है लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने और हीमोग्लोबिन को प्लाज्मा से में मुक्त होने से रोकता है, पेशियों एवं तंत्रिकाओं को शक्ति प्रदान करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं पुरुषों में नपुंसकता तथा स्त्रियों में बंध्यता, गर्भस्राव, पेशियों में दर्द एवं दुर्बलता, शुष्क केश, नवजात शिशुओं में होमोलाइटिक एनीमिया। विटामिन के, फाइलोक्विनोन, आंतरिक जीवाणु इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। हरी पत्तियों वाली सब्जियां, फल, सोयाबीन, यकृत, शीरा आदि। शीरा क्या होता है? सीरा नहीं होगा, विटामिन, ये सीरा नहीं है यहाँ पर। हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ, फल, सोयाबीन, यकृत। सीरा तो मेरे समझ में खीरा हो सकता है, हेमंत भैया। सीरा तो नहीं, हाँ रेशेदार वाली। ना वो सीरा कहाँ से हो गया? ऐसे तो सीरा होता है, एक हलवा होता है, ठीक है, वो जरूर, वो नहीं है, सीरा नहीं है, ये खीरा है, सीरा है ही नहीं है। सीरा ठीक है, विटामिन के में खीरा आ रहा है, सीरा नहीं है। यकृत बार-बार आ रहा है, यकृत क्या है यार? यकृत है लीवर, मछली का लीवर खाते हैं ना लोग, लेते हैं, ठीक। वो दूसरा हमने सही बताया, सोनिया मैम को लगा इतनी देर हो गई यकृत पढ़ते पढ़ते। किसने सुना है? सबसे ज़्यादा मछली का लीवर यूज़ किया जाता है दवाओं में और डायरेक्ट में, ठीक है, जब कोई व्यक्ति शायद ये खीरा कुछ और होगा, शायद इसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है
तो इसका एक बार अर्थ निकालते हैं, है ना, एक बार देखते हैं कुछ और। मोहम्मद भैया हमको सीधा ये समझ नहीं आ रहा है, या तो ये फिर वो है नहीं, वो मौलिक मैं इसको मैं इसका अंग्रेजी वाली डिक्शनरी से अर्थ निकालता हूँ एक बार, है ना, जब तक आप आगे बढ़ाइए। हमारे नॉलेज में नहीं है ये वाला। शीरा है ना, वो तो मैम इसका गुड़ आ रहा है गूगल पे, तो इसको गुड़ बता रहे हैं, मोलेसिस को तो अगर गुड़ गन्ने का जूस होता है डार्क, गुड़ तो वो होता है, क्या बोलते हैं, जैगरिक। मोलेसिस होता है, मोलेसिस। जैगरिक दूसरा मीनिंग तो हमें पता है, जो बचपन से पढ़ते हैं, ये हमको नहीं पता रियल में, ठीक है। गुड़ का जैगरिक जो मीनिंग है वो पता है, ठीक, तो उसको रख लेंगे। तो शीरा किस पर्पस से लिखा है हमें नहीं पता इसका, ठीक है। तो अगर उसको जो पहले एक बार कंफर्म कर लेंगे सब, ऐसे हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने देखा नहीं, हमें आँख से हमें भी दिख जाए तब हम समझ लें, ठीक है। तो फिर है गुड़ तो आप तब समझ लेना जब आपको दिख रहा हो, ठीक है, अभी मेरी तरफ से नहीं है। तो ये हम लोग विटामिन के पर आगे करेंगे। इसके कार्य है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में मदद करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रक्त का थक्का, यानी कि क्लॉट नहीं बन पाता, जिससे रक्तस्राव लंबे समय तक होता रहता है। हेमरेज रक्तस्रावी रोग। इसकी अधिकता से होने वाले रोग हैं पीलिया, रक्ताल्पता, जठरांत्र संबंधी समस्याएं। जब विटामिन के की कमी होगी तो पीलिया क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर में पीलिया में क्या होता है, जब जॉन्डिस होता है तो शरीर में खून की कमी हो जाती है, ठीक। एक फिर रक्त अल्पता, वो भी हमारा हीमोग्लोबिन भी कम कह सकते हैं, या उसके कारण जो होने वाले रोग हैं, तो पीलिया ऊपर ही लिखा हुआ है। फिर जठरांत्र संबंधी समस्याएं, जब भी आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो जो हमारी बड़ी आंत है उसमें जो भोजन मल के रूप में क्या होगा, सूखना शुरू हो जाएगा, ठीक। ये एक बड़ी समस्या होती है, जिसके कारण आपको गिफ्ट में क्या मिलता है, सीधा डिप्रेशन मिलता है जाकर। फिर एंजाइटी नहीं होती, डिप्रेशन की हो जाते हैं, ठीक। अब आते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें, जो ऊपर से हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ से इनके जो रासायनिक नेम है, ठीक है, वो सभी एक बार देख लेंगे। विटामिन ए का कैरोटीन, विटामिन डी का एंटीरेकेटिक, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, फिर विटामिन D3 का कॉलीकैल्सीफेरॉल, फिर विटामिन ई का टोकोफेरॉल, कई बार ये पूछा गया है। फिर विटामिन के का फाइलोक्विनोल, ये आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो लोग सही से पढ़ रहे हैं वो ध्यान से इनके नाम देख लें, ठीक। बोलेंगे, हैंड रेज करेंगे। मैम ये पूछ रहे थे, जो विटामिन ए है वो हम लोगों ने रेटिनॉल पढ़ा है, ये कैरोटीन रासायनिक नेम दोनों है, ठीक है, दोनों है। चलो अब आगे देखिए। विटामिन B1 थायमीन या एन्यूरिन। इसके मुख्य स्रोत हैं हरी सब्जियां, हरी मटर, दाल, अनाज, छिलके सहित अमीन, यीस्ट, मांस आदि। इसके कार्य हैं कार्बोहाइड्रेट के चयापचय का नियमन करने में मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में सहायता करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इसकी कमी से होने वाले प्रभाव हैं तंत्रिका शोथ, मानसिक अवसाद, हृदयघात, पक्षाघात, कब्ज, भूख न लगना, हाथ पैरों में दर्द। अधिक समय तक विटामिन की कमी रहने पर बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, शोथ, पैरों में जलन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, पनीर, खमीर, यकृत, सोयाबीन, मटर, हरी सब्जियां, फल, मूंगफली, संपूर्ण अनाज एवं दालें, मांस एवं मछली। इसके मुख्य कार्य हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के चयापचय में एंजाइम को सहायता देता है, कोशिकीय श्वसन में मदद करता है, कोशिकाओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं होठों का फटना तथा लाल होना, आंखों में जलन होना, जीभ पर छाले पड़ना, बाल झड़ना, पाचन बिगड़ जाना, मोतियाबिंद, प्रकाश भीति, वमन, दस्त, त्वक, शोथ, वृद्धि रुक जाती है और असमय वृद्धावस्था घेर लेती है। ये सिम्टम देखे होंगे ना, बच्चों में दिखते हैं, कई बार बड़ों में भी, कि होंठ कटे हुए दिखते हैं या फटे हुए दिखते हैं, ठीक, अक्सर करके। तो वो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन B2। विटामिन बी की कमी से क्या क्या चीज़ें हमारे सामने दिख रही, पक्षाघात, जब भी पैरालिसिस वगैरह होता है तो विटामिन B1 वहाँ पर कम होता है। तो जब होम्योपैथी का ट्रीटमेंट वहाँ काम करता है, ठीक है, पैरालिसिस में होम्योपैथी काम करती है कम से कम 80% बोल रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसमें विटामिन B1 को ही इंक्लूड कर देते हैं,
तो वो कई फॉर्म में होता है, तो उसमें जो नीचे चीज़ें हैं जैसे ये नॉनवेज वाली, तो ये भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और जो ऊपर है वो भी इंक्लूड है। इनमें सब ये वाला आपका लर्निंग पार्ट है, ठीक है। इसको क्या करना है, पूरा ये पढ़ेंगे और अपने लिए कैसे करेंगे लर्न करने के लिए। एक साइड विटामिन्स लिखेंगे, प्रॉपर जो विटामिन है, फिर B1 वाले केवल विटामिन बी के कई पार्ट्स हैं, इनको लिखेंगे। फिर दूसरे साइड इनका सोर्स लिखेंगे, जो सोर्स इक्वल हैं उनको एरो बना देंगे। फिर उसके बाद मुख्य कार्य में बस एक एक उठाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें, एक कोई भी कार्य उठाएंगे। फिर यदि इनकी कमी हो रही है तो कौन सा रोग होगा, और अधिकता है तो कौन सा रोग होगा। बस एक एक वर्ड्स में अगर आप लिखेंगे तो ये लर्न हो जाएंगे, और ये लर्न करना आप सबके लिए जरूरी है। आगे देखिए, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसके स्रोत हैं संपूर्ण अनाज, यकृत, दूध, पत्तेदार हरी सब्जियां, केले, खमीर, टमाटर, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन। इसके कार्य हैं प्रोटीन अमीनो एसिड्स के चयापचय के लिए सह एंजाइम का कार्य करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर अमीनो एसिड्स का परिवहन करता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में भाग लेता है। इसकी कमी से त्वक शोथ, स्नायुविक विकार, संवेदी तंत्रिकाओं के रोग, रक्त की कमी होना, गुर्दों में पथरी बनना, वसीय यकृत, फैटी लीवर, हाथ पैरों में कंपन, चिड़चिड़ापन और घबराहट होना। इसकी अधिकता से संवेदी तंत्रिकाओं के रोग होते हैं। विटामिन B12 साइकोकोबालामिन दूध, पनीर आदि में पाया जाता है, आंतरिक जीवाणुओं द्वारा भी संश्लेषित होता है। इसके कार्य हैं आरएनए के संश्लेषण के लिए तथा लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के उचित निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से प्रणाशी रक्ताल्पता, स्नायुविक विकार, तंत्रिका तंतुओं की रक्षा करने वाले वसीय पदार्थ माइलिन का ह्रास होता है और सर्वांगीण दुर्बलता। इसमें पहले ऊपर इसमें देखेंगे जो विटामिन B6 है, ये इस समय अगर सभी लोगों को देखें, अगर 100 लोगों की बात करें तो 100 में से कम 70 लोगों को विटामिन B6 की कमी आ रही है। ध्यान से देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। स्नायु विकार जो नीरो से संबंधित है, फिर संवेदी तंत्रिकाओं के रोग, सेंसरी न्यूरोपैथी, रक्त की कमी, गुर्दे में पथरी बनना, वसीय यकृत, फैटी लीवर की समस्या किसको पता है सबसे अधिक बढ़ रही है, और बच्चे तो इसके खासकर शिकार हो चुके हैं फैटी लीवर के, ठीक है। क्यों हो रहे हैं कौन बताएगा, क्योंकि जो हमारे सामने समस्या है उनको ध्यान से देख लें। फैटी लीवर की समस्या क्यों बढ़ रही है, बोलेंगे मिता? मैम जंक फूड से। वेरी गुड। फैटी लीवर की समस्या जंक फूड के कारण बढ़ रही है। दूसरा, जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं, पता है जब हम लोगों का जो मिठाई वगैरह वो इतना नुकसान नहीं करती, चॉकलेट में जो शुगर है वो बहुत हार्मफुल है, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। आए इसके अलावा शराब पीना एक बड़ा कारण है ना, देर से उठना बड़ा कारण है। जो भी खान पान की भिन्न भिन्न खराब आदतें हैं वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। कहते हैं ना, सुना होगा अपन ने बचपन से कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। तो खराब में कौन सी बीमारियां आती है? लिवर सिरोसिस आता है, फैटी लीवर आता है, और भी बहुत सारी होती है। आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं, बिना भूख के करते हैं, जितने भी आयुर्वेद के प्राकृतिक के नियम होते हैं उनका विरोध जो भी करता है, निश्चित रूप से लिवर यकृत सबसे बड़ी जो ग्रंथि पाचन तंत्र होती है उसमें विकार आना शुरू हो जाता है। सर आगे चलिए। तो ये क्या था हमारा जो लीवर है, लीवर क्या है हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम का, अगर एक ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम है तो सेकंड ब्रेन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी इम्पोर्टेंस सबसे अधिक है। तो लीवर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा, हमने आपको एक दिन बताया था लास्ट जब भी पढ़ रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल, किडनी से संबंधित कोई भी रोग, गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस अधिक कलेक्ट हो जाता है वो, और जब पैनक्रियाज से इंसुलिन प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो रहा है, ये सभी किसके लिए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लीवर, ठीक। यदि लीवर सही से फंक्शन कर रहा है तो हार्ट, किडनी और आपका पैनक्रियाज ये सभी प्रॉपर फंक्शन करेंगे।
और लिवर सही काम नहीं कर रहा है तो ये तीनों अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। और जैसे ये तीनों अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो आपको सभी को पता है हार्ट डिजीज़ के लिए भारत इंडिया कैपिटल बन गई, डायबिटिक के लिए कैपिटल बन गई, किडनी का इशू शुरू हो चुका है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है वो बनना शुरू हुई, वो तो बड़े लोगों के हैं, लेकिन जो फैटी लीवर की समस्या, लिवर सोराइसिस ये आ रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या इसलिए उभर रही है क्योंकि ये बच्चों में हो रही है, ठीक। और बच्चों का एक बार लीवर अगर प्रॉपर वर्क में नहीं है और लंबे समय तक उसको हमने ठीक नहीं किया, क्योंकि लीवर के साथ एक बहुत बड़ी मतलब एक प्लस पॉइंट है कि लीवर आपका अगर 40% भी डैमेज हो जाए, फैटी लीवर हो जाए, लिवर सोराइसिस की प्रॉब्लम हो जाए, लीवर से बाइल जूस कम आना शुरू हो जाए, अधिक आना शुरू हो जाए, कोई मैटर नहीं करता है, आपका लीवर विद इन 40 to 60 डेज में रिकवरी कर लेता है। केवल आप बाहर से गलत चीज़ों को देना बंद कर दें, मतलब किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप बाहर से जो चीज़ें दे रहे थे वो ठीक कर लीजिए, आपका लीवर अपने आप हील हो जाता है, ठीक है। बाकी सभी ऑर्गन अपने आप हील होने की सामर्थ्य नहीं रखते, केवल लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप हील हो सकता है, केवल 40 to 60 डेज में। तो जहाँ आपको ऐसा लगता है वहाँ ठीक कर ले। दूसरा, बच्चों को चॉकलेट और जो टॉफ़ी है वो नहीं दें, देना है तो रेयर दें, अदरवाइज़ ना दें, क्योंकि उनका जो शुगर है वो बहुत हाई लेवल का उसमें पड़ा हुआ है। और ये शुगर है कौन सा, जो हम चीनी वाला शुगर यूज़ करते हैं, इसको भी रिफ़ाइन करके इसकी क्वांटिटी को बढ़ाकर उसमें यूज़ किया जा रहा है। चलिए, तो हम लोग ध्यान रखेंगे विटामिन C6 की प्रॉब्लम बढ़ रही है, विटामिन 12 की प्रॉब्लम बढ़ रही है। आगे देखेंगे। बायोटिन, यकृत, खमीर, शाक सब्जियां, अंडों से आंतरिक जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में मदद करता है, कोशिका वृद्धि, वसीय अम्ल उत्पादन में मदद करता है। इसकी कमी से पेशियों में दर्द, दुर्बलता, अनिद्रा, डिप्रेशन, थकान। फॉलिक एसिड, यकृत, पत्तेदार हरी सब्जियां, अंडे, दूध आदि में पाया जाता है, आंतरिक जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित भी होता है। इसके कार्य है न्यूक्लिक एसिड के चयापचय में तथा डीएनए के निर्माण के लिए कार्बन यूनिट्स के ट्रांसफर के लिए आवश्यक होता है। लाल रक्त कोशिका निर्माण में भाग लेता है, वृद्धि, जनन, पाचन में मदद करता है। इसकी कमी से लाल रक्त कोशिकाएं परिपक्व नहीं हो पाती। रक्ताल्पता, विशेषकर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जठरांत्र संबंधी गड़बड़ियां, दस्त। इनोसिटॉल, इसके स्रोत हैं फल, मेवे, सब्जियां, दूध और खमीर। इसका कार्य है चयापचय में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल सांद्रता को घटाता है, धमनियों के कठोर होने की प्रक्रिया को धीमा करता है। इसकी कमी से वसीय यकृत, फैटी लीवर, कब्ज, बाल झड़ना, छाछन, एक्जिमा। तो ये सभी क्या है, ये हमने किससे संबंधित पढ़ा, सभी तो सिंगल थे विटामिन, केवल विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जिसके सब पार्ट्स हैं। आगे देखिए। विटामिन B2 या नियासिन या निकोटिनिक एसिड, इसके मुख्य स्रोत हैं संपूर्ण अनाज, यकृत, खमीर, समुद्रों, खाद्य पदार्थ, मूंगफली, सूखी सेम, फलों के गूदे आदि। इसके कार्य है कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में मदद करता है, सेक्स हार्मोन्स के उत्पादन में सहायक होता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सांद्रता को कम करता है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग, जिसमें त्वचा एवं जठरांत्र पथ की विक्षतियां हो जाती हैं, मानसिक विकार, पाचन संबंधी गड़बड़ियां, श्लेषिक कला शोध, रक्तस्राव आदि होते हैं। अधिकता से शरीर से आग से निकलना, जलन होना, गर्दन के चारों ओर, चेहरे में, हाथों में झंझनाहट होना। विटामिन B5, पेंटाथेनिक एसिड, इसका स्रोत है खमीर, यकृत, अंडे, हरी सब्जियां, दालें, आंतरिक जीवाणुओं द्वारा भी संश्लेषित होता है। इसके कार्य है उचित वृद्धि करता है, विटामिन एवं ऊर्जा का उचित उपयोग कराने में मदद करता है। इसकी कमी से थकान, निद्रा विकार, न्यूरोमोटर विकार, कार्डियोवास्कुलर विकार, जठरांत्रिक कष्ट, छाछन, एक्जिमा आदि होते हैं। इसमें हम लोगों ने जो अभी विटामिन देखे, इनका सभी क्या करेंगे, जैसे अभी हमने बोला एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे अलग, और फिर उसमें नंबर्स नोट डाउन करेंगे तो सरल लगेगा, ठीक। पढ़ने की दृष्टि से आप इसको देखेंगे, जब नोट्स बनाएंगे तो एक पेज में ही केवल ये नोट्स बनेगा। विटामिन से की कमी से होने वाले रोग, अधिकता है तो बताएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। और इनका जो रासायनिक नाम है उसको बता देंगे, ठीक है। बस इतना सब ध्यान में रखें। बोलेंगे मन में?
डॉक्टर साहब आप स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए, मैं बाकी का मैं शेयर करता हूँ ना, एक तो स्लाइड मैंने और बना दी। अच्छा ठीक है एक मैम एक चीज और पूछनी थी, जो मैम B2 लिखा हुआ था उसमें पैराग्रा लिखा, लेकिन B3 में होता है ना निया से फिटिंग, और पैराग्रा B3 में होता है। वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रहे हैं। वापस आके एक बार देखो। हेमंत भैया किया आपने? चल एक छोटा सा काम सब करके रखेंगे, तो हम कल जब क्लास लेंगे, क्योंकि कल हम क्लास लेंगे आपकी, ठीक है, तो हम एक बार आपको पूरा एक सीक्वेंस बताएंगे कि विटामिन्स को डिफाइन किया जाता है। आज तो पूरा पढ़ने की दृष्टि से, और जो मैं समझाना था वो भी समझा दिया कि विटामिन्स का एक सारे विटामिन्स को अलग कर लेंगे। फिर हम कल एक बार कनेक्ट करेंगे केवल 5 से 10 मिनट कि उसका सर्कल कैसे बनाते हैं, ठीक है, लर्निंग के बाद। हेमंत भैया अब पढ़ेंगे आप? हेलो हेमंत भैया। हाँ मैं पढ़ता हूँ। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम भी दिया हुआ है। खट्टे फल जितने भी होते हैं, नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर आदि, हरी मिर्च, आलू, फूल गोभी, शलगम या शलजम आदि हरी सब्जियां, इनमें होता है। इसमें ऑक्सीकरण, इसका कार्य बता रखा है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं के लिए कोलेजन संश्लेषण एवं उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मदद करता है, घावों को भरने, हीलिंग करने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। आपने देखा ही होगा जब फ्रैक्चर हो जाता है तो विटामिन सी का अधिक से अधिक प्रयोग करवाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा भी। WBC की परिपक्वता, अगर उसको प्रॉपर मैच्योर करना है तो उसके लिए भी विटामिन सी का होना परम आवश्यक है। स्कर्वी, अगर इसकी कमी से रोग देखें तो कौन कौन से होते हैं। स्कर्वी नामक रोग होता है। संयोजी उत्तक, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उनको प्रॉपर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है जिसमें लौह तत्व कम हो जाता है रक्त में, आरबीसीज। संक्रमण के प्रति जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वो प्रतिरोधक क्षमता वो घट जाती है। और नील या गुम चोट, जिसको अलग अलग निशानों के रूप में शरीर में दिखते हैं, अधिकता है तो क्या हो जाता है, गुर्दे में पथरियां बन जाती हैं। तो ये दो इसके कमी और अधिकता के देखें। कोलिन एक अंतिम चीज है, हरी जितनी पत्तीदार पत्तों वाली सब्जियां होती हैं वो, और इसका मुख्य काम जो होता है वो फॉस्फोलिपिड्स का एक भाग, ये पर्टिकुलर एक वन ऑफ द पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड्स। जैसे लिपिड्स पिछले कुछ कक्षा में पढ़े थे, और ऐसे ही इसकी वैसे कमी होती नहीं है, इसलिए आपने इसका नाम भी पहली बार ही सुना होगा कोलिन का। बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो इस प्रकार से डॉक्टर साहब एक जल आप अपना हो गया था क्या? जल को ऐसे बताने की जरूरत नहीं। जल जो है वो हमारे शरीर में 70% है, तो जल हाँ, का 60 होना, हाँ 60 हेमंत भैया नहीं है, 70 आता है, ठीक है। 60 को 7 कर देंगे, 60 को 70 कर, तो हमारे टाइम, हमारे राजस्थान में का 60 होता है ना। तो ठीक है, तब तो हेमंत भैया रखिए, हम यूपी में है, 70 कर दीजिए। तो ये क्या है कि जल के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, ठीक। तो जल के बारे में मैं अलग से बताने की ज़रूरत नहीं थी कि जल हमारे शरीर में 70% होना चाहिए। ये अगर कम होगा तो भी हम कितने भी अच्छे पोषक तत्व भोजन में ले लें तो हमें वो पूरा उनका लाभ नहीं मिलेगा। और जल अधिक हो गया हमारे शरीर में, तो जब किडनी हमारे ब्लड को छानती है तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व जल के थ्रू डायरेक्ट बिना छने ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो जल की मात्रा अधिक नहीं करनी है। कई बार लोग सुनते हैं ना, गर्मी है तो बहुत पानी पियो, बहुत पानी नहीं पीना है। ये देखना है कि हम कैसा भोजन करते हैं और अपने शरीर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पानी पीना है। नहीं तो किडनी की प्रॉब्लम अधिक पानी से भी होती है और कम पानी से भी होती है। तो इसका बस ध्यान रखिए। कल हम केवल 5 से 10 मिनट एक बार एक सर्कल में विटामिन्स को उठाएंगे और पूरा हम कनेक्ट करेंगे। आपका काम है जो लर्निंग पार्ट है उसको आप कंप्लीट करके रखें, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, ठीक है। उसे आप करेंगे और कनेक्ट हम कर देंगे। वर्षा, आपने जो अभी पूछा था ना उसको ध्यान से एक बार देख लेना, फिर कल हम प्रॉपर बता देंगे, ठीक है।
5 से 10 मिनट में हम बताएंगे। फिर कल हम क्लास लेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की, जो सभी की एक साथ होगी। अब टाइम क्या रखते हैं हेमंत भैया शाम का, तो जो लोग कर सकते अभी हैं सेट कर लेंगे डॉक्टर सेट कर लेंगे, सबको बता भी देंगे, है ना। तो एक बार देखें, ये जेल का एक स्लाइड है, आपको बाद में पढ़नी है, और अभी तो समझा तो दिया ही, और जेल के कार्य बस इतना सा है। आपको पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डॉक्टर साहब ने बता ही दिया था कि तीन उसमें माने जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इसमें माने जाते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन, ये पूरी इसकी एक मैंने बना दी, मतलब एक लगा दिया आपकी इस प्रेजेंटेशन में, इसको आप देखना अच्छे से। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बस इसको 2 भागों में बांटा गया। जो आवश्यक पोषक तत्व अपन ने देखे थे ना 6, उनमें से ये है, और इनका रोल क्या होता है वो तो अपन एक एक को डिटेल से देख के आए। इसका रोल भी थोड़ा 2-4 लाइनों में अंग्रेजी में भी डाल दिया कि कहाँ पर पुअर डाइजेशन में काम करता है, थायराइड प्रॉब्लम में काम करता है, अगर हड्डियों की कमजोरी है तो मेंटल, जितना भी आपके मानसिक रूप से समस्याएं हैं उनमें काम करता है, ये सब। और इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के और क्या काम होते हैं, ये सारे हमने इसमें डाल के, तो ये आज अपना न्यूट्रिएंट्स का पार्ट अपना कंप्लीट हुआ है लगभग। फिर भी 2-4 कोई शब्द रह गए, किसी को लगता है कि ये वाला हमें और नहीं समझ आया है, ये पॉइंट ही स्किप हो गया, तो आप निश्चिंत रहें, अगली कक्षा में अपन उसको पहले देखेंगे, फिर अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना डॉक्टर साहब? ठीक है ना? तो आप लोग और जितने हो गए, और इस पूरे उस टॉपिक को आप क्या गोला लगा लीजिए। कौन से नंबर पर है ये टॉपिक? 3.2.1 3.2.1। तो 3.2.1 को आप पूरा एक 3.2 को ही पूरा गोला लगा लो ना। 2.1 क्यों बोल रहे? क्यों? बीएमआर अपन ने कल देख लिया था, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म अपन ने कल देख लिया था, है ना। एनर्जी की परिभाषा एक आध कोई पॉइंट रह जाएगा तो देख लेंगे। पहले डाइट को अपन ने कल देख लिया था, बैलेंस डाइट को कल देख लिया था, आज भी देखा, उसकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन सब देख लिया। 3.2 तो कंप्लीट ही हो गया। क्या बचा बताओ? सर इसमें नॉर्मल वैल्यूज ऑफ बीएमआर एंड फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर, ये एक आध पॉइंट की 4-5 स्लाइड्स बना देंगे। ये वैसे पढ़ाने वाली चीजें नहीं है, आपको शेयर कर देंगे, और फिर भी आवश्यकता पड़ी भी तो कक्षा में दिखा भी देंगे, पढ़ा भी देंगे। ठीक है, तो 3.2 ये हेमंत भैया एक बार स्क्रीन में दिखा देंगे, ठीक है। बाकी इनको दिखा समझाने देंगे। वाला ने कल बोला 10 मिनट्स में हम एक सर्कल में पूरा कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है ना। इनमें कोई समस्याएं हो तो आप प्रश्न आदि लिखिए, और जो इसका 1-2 पॉइंट है उनको 10 मिनट में अपन आगे की कक्षा में देख लेंगे। कल मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को हम पढ़ने वाले, तो साइकोलॉजी वाली कक्षा में आप सभी लोग, जो लेवल 1-2 वाले लोग हैं वो भी, और लेवल 4 वाले वो लोग हैं वो भी, सभी को उपस्थित होना है। लगभग समय इसके आसपास का ही रखेंगे शाम का। क्यों डॉक्टर साहब? 6-7 बजे के आसपास का रखेंगे। सभी लोग बताइए 6-7 बजे वाला ही टाइम ठीक है सबके लिए, ठीक है। 7 से 8:30 का 1.5 घंटे का समय रख लेते हैं। मेरे समझ से रखेंगे 6:30 से 8 का। 6:30 से 8 का रख लेते हैं कल का। खाने का टाइम किसी का होगा तो 8 बजे, कोई ऐसा टाइम नहीं है, ठीक है, तो वो सही रहेगा। 6:30 से 8 बजे का कल का फाइनल है, कल संडे का क्लास का शाम का टाइम। और सुबह जो अपनी 7 से 8 जो षट क्रियाओं की कक्षा होगी, वो इस बैच की अंतिम षट क्रियाओं की कक्षा होगी। इसके बाद जो आपकी मॉक वगैरह या जो भी होगा, या एक आध कोई प्रैक्टिकल और भी बच जाएगा तो ले लेंगे। बाकी षट क्रिया कर्मों को कल ही सिखाएंगे बस। तो जिनको आना है वो कल ही आना, फिर बाद में इसके संबंध में और कुछ नहीं बता पाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है सभी को, है ना। और तो कल हम नाड़ी परीक्षण पर भी हेमंत भैया क्लास लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर का। कल नाड़ी कैसे जांची जाती है उस पर भी अपन कल देखेंगे। तो इसीलिए कल 7 बजे कुछ खा के मत आना। हालांकि नहीं आओगे, मुझे ध्यान है, शब्द कर्म करोगे तो नहीं खाएंगे, फिर भी मेरा दायित्व है मेरे को बताना, क्योंकि खाली पेट जो नाड़ी चेक की जाएगी, थोड़ा सा ही अपन जानेंगे कि इसके बारे में होता क्या है। अभी तो ABCD भी नहीं बताती, अब पता लग जाएगी क्या होती है, इसकी चाल कैसे होती है, कौन सी नाड़ी कैसे चेक की जाती है, कैसे पकड़ा जाता है, इसका महत्व क्या है, ये सब जानेंगे अपन कल। चलिए शांति पाठ, है ना, सीधे होकर बैठे, परम पिता परमात्मा का स्मरण और उनका धन्यवाद करते हुए गहरा श्वास भर रहे हैं। ओम का उच्चारण। ओम